हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th SA1 एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा दोस्तों सोशल साइंस का, जिसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को करेंगे दोस्तों, है ना। इसका एग्जाम दोस्तों आप लोग का जो है सितंबर मंथ में है, यही दोस्तों 8 तारीख से आप लोग का शुरू है ना। तो उसके लिए दोस्तों हम जो क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेंगे। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एंड दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को हाइप भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, क्लास 10th है SA1 एग्जामिनेशन। SA1 मतलब दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा, है ना, ये आपका है। और दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं ये दोस्तों वार्षिक परीक्षा के लिए भी, मेन एग्जाम के लिए भी जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, कि संसाधन का सही अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर लाया हूँ। संसाधन का सही अर्थ क्या है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, केवल केवल प्राकृतिक वस्तुएं, है ना। बी में है वह चीज जो उपयोगी हो। सी में है केवल मानव निर्मित चीजें। और डी में है कोई भी पदार्थ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहले का जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वह चीज जो उपयोगी हो, है ना, हमारे लिए उपयोगी हो दोस्तों, उसे जो है संसाधन कहते हैं। संसाधन का सही अर्थ एक तरह से बढ़िए तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड देख लीजिए दोस्तों, क्या सेकंड नंबर, सतह की साझेदारी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सतह का साझेदारी का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो ए में है सतह को एक हाथ में रखना। बी में सतह की विकेंद्रीकरण करना। सी में सतह को सीमित करना। और डी में सतह का निर्यात करना, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतह का विकेंद्रीकरण करना। और देखिए दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव चुन कर लाया हूँ, लेकिन एक वीडियो बनाया पिछले वीडियो में सोशल साइंस का जब बनाया था SST का, उसमें दोस्तों हम आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दें। कितना दोस्तों, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसको देखना भूलिएगा नहीं, है ना, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उससे अलग एक भी नहीं आएगा, उसको भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें ज्यादा MCQ नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों आप लोग का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन 3 नंबर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में कौन सा वर्ष जो है क्रांति का वर्ष कहलाता है, ठीक है। क्रांति का वर्ष कहलाता है दोस्तों। तो ए में है 1789, बी में है 1815, सी में है 1848 और डी में 1871, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 1848 दोस्तों, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है, इसमें वर्ष जो है ना क्रांति का वर्ष जो है 1848 को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 4 क्या है आपका। क्वेश्चन 4 है कि वन एवं वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ भारत में दोस्तों, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 में ऑप्शन में दिया 1972, 1980, है ना, 1990, 1965। तो देखिए ये जो है आपका 1972 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम यानी कि मेन एग्जाम में भी जो है पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 5 क्या है, विकास का अर्थ क्या है। तो ए में है केवल आर्थिक प्रगति, है ना। बी में है केवल तकनीकी उन्नति। आगे देख लीजिए ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, जीवन स्तर का समग्र सुधार। और डी में है केवल शिक्षा में सुधार, ठीक है दोस्तों। तो देखिए विकास का अर्थ पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये जो है ना जीवन स्तर का समग्र सुधार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। यही दोस्तों आपका विकास का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 6 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन 6, क्या है दोस्तों, देख लीजिए, भारत में राष्ट्रवाद के दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। ए में है 1920, बी में है 1930, सी में है 1919 और डी में 1942, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 दोस्तों, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद के दौरान जो है असहयोग आंदोलन का दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुआ। और ये जो है दोस्तों आपका मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन 7, जल संसाधनों के संरक्षण के लिए पारंपरिक तरीका कौन सा है। तो ए में बांध निर्माण, बी में वर्षा जल संचयन, सी में पाइपलाइन और डी में नहर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्षा जल संचयन दोस्तों, ठीक है। ये जो है आपका
पारंपरिक तरीका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जल संसाधनों को जो है बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए दोस्तों एक पारंपरिक तरीका जो है वर्षा जल संचय है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन 8? भारतीय संघवाद में राज्यों की संख्या को तय करने का अधिकार किसके पास है? तो देख लीजिए, ए में है राज्य सरकार, बी में राष्ट्रपति, सी में संसद और डी में प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के पास दोस्तों। ठीक है, इसके पास, संसद के पास। ठीक है ना, आगे देख लीजिए क्वेश्चन 9 है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस क्षेत्र में आती है? ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में द्वितीय क्षेत्र, सी में तृतीय क्षेत्र और डी में सेवा क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों। क्या दोस्तों? फर्स्ट क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, आगे देख लीजिए क्वेश्चन 10 दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना का अर्थ है? ए में है देशों का अलग थलग रहना, बी में देशों का आपसी संपर्क को व्यापार, और सी में देशों का युद्ध करना, और डी में देशों का उपनिवेश बनाना। ठीक है दोस्तों, बनना। तो देखिए क्वेश्चन 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, देशों का आपसी संपर्क वो व्यापार। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये हो गया दोस्तों आपका 10 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में रहेंगे ही रहेंगे दोस्तों, है ना। अब देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग 2 अंक वाले प्रश्न को देखेंगे। क्या दोस्तों? 2 अंक वाले प्रश्न है, उसको देखते हैं। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 11 क्या है कि संसाधनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? ठीक है दोस्तों, किन आधार पर किया जाता है? तो आंसर देख लीजिए, संसाधनों का वर्गीकरण 3 मुख्य आधारों पर किया जाता है। पहला देख लीजिए दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। उत्पत्ति के आधार पर देख लीजिए कितने प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया है ना, उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, उत्पत्ति के आधार पर जो है आपका जैव और अजैव होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक दिया है और मानव निर्मित दिया है, गलती दे दिया है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव संसाधन और अजैव संसाधन होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे देख लीजिए दूसरा दोस्तों, नवीकरणीयता के आधार पर, नवीकरणीय हो गया और अनवीकरणीय संसाधन, इसको आप लोग बोल सकते हैं समाप्यता के आधार पर। क्या दोस्तों? इसको आप लोग कर सकते हैं समाप्यता के आधार पर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और तीसरा आपका है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देख लीजिए क्या क्या है, निजी हो गया, सामुदायिक हो गया, राष्ट्रीय हो गया और अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आप लोग वर्गीकरण कर लीजिएगा, है ना। ये हो गया दोस्तों आपका संसाधनों का वर्गीकरण 3 मुख्य आधारों पर किया जाता है। ये हो गया आपका। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, क्या है? सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र को क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है दोस्तों? तो देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी से जो है, पहला दोस्तों समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है ना। दूसरा है सत्ता का दुरुपयोग कम होता है। ठीक है, तीसरा है अलग अलग विचारों और हितों का सम्मान होता है ना। और चौथा है लोकतंत्र मजबूत होता है और लोगों में विश्वास बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आपका 3 अंक वाला प्रश्न दोस्तों, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? देख लीजिए क्वेश्चन 13 दोस्तों, 1848 की क्रांति के प्रमुख कारण बताइए। प्रमुख कारण बताना है, तो आंसर देख लीजिए दोस्तों, 1848 की यूरोप की क्रांति के मुख्य कारण, पहला है राष्ट्रवाद और आजादी की भावना का बढ़ाना, है ना। दूसरा है लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग, जैसे कि मतदान का अधिकार। ठीक है, तीसरा है सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, और चौथा है बेरोजगारी और आर्थिक संकट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन 14 क्या है आपका। 14 है कि भारत में जल संसाधनों के असमान वितरण के 2 कारण समझाइए। ठीक है, तो उत्तर देख लीजिए दोस्तों, पहला है कि भारत में मानसून का वितरण असमान है ना। कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है तो कुछ में बहुत कम, ये हो गया। दूसरा है कि नदियों का प्रवाह असमान है, नदियों का प्रवाह भी असमान है दोस्तों। उत्तर भारत में हिमालय जो नदियां साल भर भरी रहती है और साल भर जो है पानी देती है, लेकिन दक्षिण भारत में की नदियां जो है वर्षों भर निर्भर रहती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। आगे देख लीजिए दोस्तों, ये 5 अंक वाले प्रश्न आपके हैं। अब जो है 5 अंक वाला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या लिखेगा, पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों। पहले तो आप लोग ये लिख लीजिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में गांधी जी की भूमिका जो है निम्नलिखित है ना। पहला है गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, दूसरा है 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किया। ठीक है,
और तीसरा है दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिससे लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है जागरूकता फैली। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आगे देख लीजिए चौथा पॉइंट क्या है आपका। चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं 1930 में नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा से जनता को संगठित किया। क्या दोस्तों, संगठित किया। ठीक है। क्वेश्चन 5 है गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद जन आंदोलन बन गया, जिसमें किसानों, मजदूरों, महिलाओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से जो है आपको दोस्तों वर्णन कर देना है ना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 दोस्तों। क्या दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि वैश्वीकरण के 3 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। ठीक है दोस्तों, प्रभाव को बताना है। तो देख लीजिए सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि। दूसरा है नई तकनीक और विचारों का आदान प्रदान। तीसरा है रोजगार के नए अवसर, है ना। और देख लीजिए नकारात्मक प्रभाव दोस्तों। नकारात्मक प्रभाव को देख लीजिए, पहला है स्थानीय उद्योगों को नुकसान। दूसरा है सांस्कृतिक पहचान पर असर और विदेशी संस्कृति का प्रभाव। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चनों को भी देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन, संसाधनों का वर्गीकरण जो है किन किन आधारों पर किया जाता है, इस तरह से पूछ सकता है। उत्पत्ति, नवीकरणीयता, स्वामित्व और विकास स्तर के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। एक देखिए दोस्तों आप लोग को जो विकास के स्तर पर थोड़ा सा नहीं बताए थे, लेकिन है ना, इसको भी देख लीजिएगा। दूसरा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में। जल संसाधन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वर्षा दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 4 क्या है, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मुख्य आधार क्या था, तो भाषा और सांप्रदायिक विभाजन है, डच और फ्रेंच भाषी। पांचवा है सर्वोदय का क्या अर्थ है, तो सबका विकास, सबका कल्याण। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, संसाधनों का सतत उपयोग क्यों आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ सकता है। देख लीजिए, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन भविष्य की पीढ़ियों को संकट में डाल सकता है, इसलिए जो उपयोग सतत विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। आगे देख लीजिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था, भारत में वनों का कटाव का क्या प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, तो देख लीजिए कृषि विस्तार हो गया, शहरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, खनन हो गया, वनों की आग और अंधाधुंध लकड़ी की कटाई हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए भारत में जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियां कौन सी है, तो जोहड़ हो गया, बावड़ी हो गया, टैंक हो गया, आहर पाइन हो गया। ठीक है, कुएं और तालाब हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, श्रीलंका में साता साझेदारी का स्वरूप कैसा है, तो यहाँ सिंगली बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व रहा, तमिलों की उपेक्षा जो है हुई, जिससे गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन समझिए दोस्तों। 1920 के असहयोग आंदोलन के मुख्य परिणाम लिखिए, तो देख लीजिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनता में असंतोष फैला, बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन को जना गति मिली। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी। अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्या दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक नहीं किए होंगे तो, क्योंकि और भी इस तरह का वीडियो आने वाली है ना। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, क्या दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ जाइए, और साथ साथ व्हाट्सएप चैनल दोस्तों, है ना, व्हाट्सएप चैनल पर भी आप लोग जुड़ जाएंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों जो भी जैक का न्यू अपडेट आता है, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दोस्तों आप लोग को जो है बताया जाता है दोस्तों, इसलिए उसे आप लोग फॉलो करना ना भूलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।